होती है 1999 से। जी हाँ, कुछ ज़्यादा ही प्राचीन काल में चले गए हम। टोनी स्टार्क एक टेक्निकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं स्विट्जरलैंड में। वो ज़माना था जब टोनी अभी वो एरोगेंट प्ले बॉय बंदा था। आयरन मैन बनने से पहले का ज़माना था वो, मतलब और भी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड था इस टाइम पे टोनी स्टार्क। इन शॉर्ट, वहाँ उसकी मुलाकात होती है माया हैनसेन से। ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी। माया ने ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर दिया जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट और एडवांस कर सकता था, यानी शरीर खुद को रिपेयर कर सकता था, खुद को अपग्रेड तक कर सकता था। कॉन्सेप्ट था एक्सट्रीमिस। लेकिन माया के इस फॉर्मूले में अभी भी कुछ खामियां थी, इसलिए वो टोनी से हेल्प मांगती थी इसको फिक्स करने के लिए। और उसी रात एक और बंदा टोनी से मिलता है, एल्रिच किलन। एक साइंटिस्ट है जो AIM यानी एडवांस आइडिया मैकेनिक्स नाम की अपनी कंपनी का फाउंडर था। किलन फिजिकली डिसेबल था और वो टोनी और माया दोनों को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। टोनी ने किलन को रूफटॉप पर बुलाया और वहां कभी गया ही नहीं, उसे छोड़ दिया अकेला बीच रात में। ठंड में रूफटॉप पर वो अकेला टोनी का वेट करता रहा, इस उम्मीद में कि टोनी आएगा। माया के साथ भी वो रात गुजार कर सुबह निकल गया, और ऑब्वियसली टोनी स्टार्क की रात गुजारने का तरीका और वो बिना बताए निकल गया। उस रात की वो 2 गलतियां, माया को छोड़ देना और किलन, तो ये उसके फ्यूचर पे आगे अब इम्पैक्ट करने वाली थी। उधर किलन ने उस रिजेक्शन को अपना फ्यूल बना लिया। उसने माया के साथ मिलकर एक्सट्रीमिस्ट को आगे बढ़ाया, AIM ज्वाइन किया और धीरे धीरे उसकी हैंडीकैप्डनेस ठीक होने लग गई। वो स्ट्रॉन्ग बन गया, फिजिकली ट्रांसफॉर्म भी हुआ। फिर उसने दोनों दूसरे लोगों पर एक्सट्रीमिस्ट इंजेक्ट करना शुरू कर दिया, सोल्जर पर, वेटरनस पर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कुछ लोगों की बॉडीज उस एक्सट्रीमिस्ट को अडेप्ट नहीं कर पाती थी, वो बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाते थे। माया किलन के इस फ्लॉ को फिक्स करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब कई लोग निपट चुके थे इस चक्कर में। अब आते हैं प्रेजेंट में। न्यूयॉर्क की बैटल उस टाइम पे हो चुकी थी जो हमने अवेंजर्स में देखी थी। वो टोनी को अंदर से उस एक्सपेरिमेंट ने टोनी के ऊपर एक डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ दिया था। वो रात को सो नहीं पाता था, सडनली घबराहट हो जाती थी। जी, उसको पैनिक अटैक भी आने लगे थे। कोई भी न्यूयॉर्क का जिक्र करे टोनी बेचैन हो जाता था। तब उसने खुद को लैब में बंद कर लिया था, एक के बाद एक नया आयरन सूट बना रहा था, जैसे कि वो सूट उसकी एंजाइटी की दवाई हो। पेपर पॉट्स उसकी पार्टनर उसके लिए बहुत वरीड थी। इसी दौरान अमेरिका में एक नया खतरा उभर कर आया, द मैंडरिन, एक मिस्टीरियस टेररिस्ट जो वीडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट करता था, जिसकी आवाज़ में एक ऐसी अथॉरिटी थी जो लोगों को डराती थी। मैंडरिन ने पूरे अमेरिका में बॉम्ब ब्लास्ट करने शुरू कर दिए थे, लेकिन इन ब्लास्टेस में कोई कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव नहीं था, कोई बॉम्ब फ्रेगमेंट नहीं मिले। जो लोग मरे थे ऐसा लगता था जैसे वो किसी एक्सपेरिमेंट के चलते खुद ही निपट गए हों। और इन्हीं सभी ब्लास्ट के दौरान हैप्पी होगन, जी हाँ, टोनी का वो पुराना बॉडीगार्ड दोस्त, वो भी बुरे तरीके से जख्मी हुआ और कोमा तक में चला गया। और यही वो मोमेंट था जब टोनी ने लाइन क्रॉस की। उसने लाइव टीवी पर मैंडरिन को डायरेक्ट एड्रेस किया और उसने अपने घर का एड्रेस भी दे दिया। तू जानता है मैं कहाँ रहता हूँ, आजा अगर हिम्मत है। और मैंडरिन आया, हेलीकॉप्टर में आया, मिसाइलें दागी। टोनी का जो पूरा मेंशन था, वो आइकॉनिक क्लिफ साइड मेंशन, तबाह कर डाला, समुद्रों में उसको गिरा दिया। टोनी किसी तरह बचा, बेयरली ही बचा। एक डैमेज सूट में पेपर बच गई। हैप्पी कोमा में था, टोनी के पास कुछ नहीं बचा था, सूट की पावर्स खत्म हो रही थी, रिचार्ज नहीं हो सकता था। वो उस मेंशन से बहुत दूर चला गया। सूट उसे ऑटोमेटिकली एक डायरेक्शन में ले गया और वहां जा पहुंचा रोज हिल, टेनेसी में, एक छोटा सा टाउन। रोज हिल में टोनी को किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक बच्चे से, हार्ली कैनन, एक स्मार्ट, क्यूरियस, थोड़ा अनोइंग लेकिन दिल का अच्छा बच्चा। और काफ़ी लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि ये लाइन मैन बनेगा। खैर वो तो नहीं हुआ, बट यहाँ आते हैं इस स्टोरी पे। गैराज में टोनी अपना सूट रिपेयर करने लगता है। हार्ली उसकी हेल्प करता है, बदले में टोनी उसे कूल गैजेट बना देता है, काफ़ी सारे कूल गैजेट बना देता है। लेकिन टोनी यहाँ सिर्फ छुपने के लिए नहीं आया था। रोज हिल में भी ऐसे ही मिस्टीरियस एक्सप्लोजिव हुए थे। टोनी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जो उसे पता लगा वो शॉकिंग था। उसे पूरा जो एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में पता लगा, एंड उनके एक्सपेरिमेंट्स एंड लोगों को जो नुकसान हुआ उसका पता चला, और किलन के बारे में भी पता चला। टोनी ने सैटेलाइट की मदद से मैंडरिन की लोकेशन ट्रैक की और वहाँ जब वो पहुंचा उसके ठिकाने में, वहाँ उसे मिला जो सब चीज़ें उसने उसके होश उड़ा दिए, क्योंकि मैंडरिन कोई टेररिस्ट नहीं था, वो तो एक एक्टर था। उसका असली नाम था ट्रेवर, नहीं GTA 5 वाला नहीं,
एक डाउन ऑन हिज लक ब्रिटिश एक्टर, एक ऐसा ब्रिटिश एक्टर जिसका लक उतना अच्छा नहीं चल रहा था, जो किलन के कहने पर मैंड्रिन का रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि किलन मैंड्रिन के ज़रिए उसने जो सारे मतलब गलत काम किए थे उनको छुपा रहा था, जो उसके लोग वगैरह मरे थे उसके एक्सपेरिमेंट में, उन सभी को इस चीज़ के ज़रिए पर्दा डाल रहा था। बेसिकली वो एक फेक टेररिस्ट का जुगाड़ कर रहा था, गवर्नमेंट को गुमराह कर रहा था, और किलन इससे बच जा रहा था, इस सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों पे पर्दा डाल के ऐसे। लेकिन इसी पूरी बातचीत के दौरान किलन के आदमियों ने टोनी को पकड़ लिया, और उससे भी बड़ी बात, किलन ने पेपर पॉट्स को किडनैप कर लिया। पेपर की बॉडी में भी उसने वही चीज़ें इंजेक्ट कर दी, वो एक्सपेरिमेंट किया, और पेपर को एक काइंड ऑफ कह सकते हैं तो एक म्यूटेंट ही बन गई वो, क्योंकि ये टोनी जीनियस था। और ऑब्वियसली जो किलन है उसको उसकी इंटेलिजेंस चाहिए थी, तो वो पेपर के ज़रिए ऑब्वियसली यहाँ टोनी से मदद मांग सकता था। उधर जेम्स रोड यानी वॉर मशीन, जो अब आयरन पैट्रियट सूट में था, वो यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में लगा हुआ था। किलन ने एक झूठी लोकेशन में रूडी को बुलाया, उसको फंसाया, उससे वो वाला सूट लिया, और फिर उसके सूट का इस्तेमाल करके वहाँ के यूएस प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। और इसमें हेल्प कर रहा था वॉइस प्रेसिडेंट। जी हाँ जी, डील ऐसी थी वॉइस प्रेसिडेंट के साथ किलन की कि वो उसकी बेटी को ठीक कर देगा, और साथ ही में बदले में उसको नया प्रेसिडेंट भी बना लेगा। इससे दोनों का ही फ़ायदा था। इसी बीच जो माया है, जी हाँ, उसे रियलाइज़ होता है अचानक कि किलन तो गलत काम कर रहा है जी, तो उसका साथ नहीं देते हैं, वो उसका विरोध करती है, बट किलन उसको निपटा देता है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल था, क्योंकि जो माया है उसने अपने सालों की मेहनत लगा दी थी इस प्रोजेक्ट में, और उसकी कोई गलती भी नहीं थी, वो बस रॉन्ग पीपल्स के साथ काम करने लग गई, और जब उसने सही करने की कोशिश की तब बहुत देर हो चुकी थी, और बस निपट गई फिर। खैर, टोनी और रोडी किसी तरह किलन की गिरफ्तारी से निकल जाते हैं। वो दोनों पहुंचते हैं उस जगह, एक ऑयल टैंकर जहां प्रेसिडेंट को कैद करके रखा गया था, और जहां पेपर भी थी। टोनी के पास एक ही ऑप्शन था, उसे अपना प्रोटोकॉल हाउस पार्टी एक्टिवेट कर दिया। और दोस्तों, वो सीन जो आया वो किसी भी मार्वल फैन को गूज़बम्प दे सकता था। आसमान में एक के बाद एक आयरन मैन सूट उतरने लगे। मार्क 1 से लेकर के जितने भी टोनी के बनाए सारे सूट थे, जारवस की कमांड पर किलन के सोल्जर के खिलाफ हो गए। भाई मजा आ गया देख के। रोडी प्रेसिडेंट को लेकर निकल गया वहाँ से। टोनी पेपर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पेपर बहुत ऊंचाई से गिर जाती है। टोनी टूट जाता है। फिर किलन और टोनी का आमना सामना होता है। किलन एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट की वजह से ऑब्वियसली सुपर ह्यूमन बन गया था, वो खुद की बॉडी को रिजनरेट कर रहा था, और उसके पास फायर ब्रीदिंग जैसी एबिलिटी आ गई थी। टोनी एक के बाद एक सूट बदलता है, लेकिन किलन को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था, और तभी पेपर वापस आती है जिंदा एक्सट्रीमिस्ट की पावर के साथ। जी हाँ, उसमें एक्सपेरिमेंट तो हुआ था, तो उसे पावर तो मिली थी, और वो खुद किलन को फिर ख़त्म कर देती है। लड़ाई ख़त्म हो जाती है। टोनी जीत की खुशी में और पेपर की खातिर एक डिसीजन लेता है। उसने प्रोटोकॉल क्लीन स्ले एक्टिवेट कर दिया। सभी आयरन मैन सूट एक के बाद एक डिस्ट्रॉय होने लगे आसमान में। मतलब बिलियंस डॉलर के पटाखे भाई। टोनी स्टार्क का रुतबा ही अलग है। टोनी ने पेपर की बॉडी से एक्सट्रीमिस्ट को सेफली रिमूव भी कर दिया, और उसी एक्सट्रीमिस्ट का यूज़ करके, क्योंकि वो कुछ हद तक अच्छा भी था, और साथ ही में सर्जरी के थ्रू फिर उसने अपने अंदर से टुकड़ों को उसने सर्जरी के थ्रू निकाल ही दिया था फिर आयरन मैन 3 के एंड में, और अब वो पूरे तरीके से ठीक हो चुका था। जी हाँ, उसे आर्किटेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं थी, बट वो अब सूट के बाहर उसे लगा सकता था बिना अपनी बॉडी में उसको डायरेक्टली इम्प्लांट किए। और भाई टोनी मूवी के एंड में एक लाइन कहता है बहुत बढ़िया, दिल को छू लेने वाली, माई आर्मर वॉज नेवर अ क्रच, कि मेरे आर्मर कभी वैसाखी नहीं थे, वो ककून थे, और अब मैं पूरे तरीके से बदल चुका हूँ। बहुत बढ़िया और डीप डायलॉग है। सूट उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान नहीं थी। टोनी स्टार्क होना ही उसकी आइडेंटिटी थी, उसकी पहचान थी। वॉइस प्रेसिडेंट और फेक मैंड्रिन ट्रेवर दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, और टोनी सूट के बिना, आर्किटेक्टर के बिना एक नई शुरुआत करता है। तो पाजी ये थी मूवी, बढ़िया थी, सही मूवी थी, मज़ा आ गया मूवी को देख के। और हाँ, इसमें लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी था इस मूवी में, जो कि
कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि लास्ट में अपन हल्क को देखते हैं, मतलब ब्रूस बैनर को देखते हैं, वो टोनी स्टार्क की पूरी कहानी सुन रहा था, मतलब सुन भी कहाँ रहा था, टोनी स्टार्क उसे अपनी आयरन मैन 3 की पूरी कहानी बता रहा था कि ये हुआ, वो सो रहा था साइड में, और फिर वो बोलता बेटो तुम क्या सो रहे थे। चलो इससे अपन को ये पता लग गया कि टोनी स्टार्क और ब्रूस की बढ़िया बॉन्डिंग हो गई थी, बट मूवी खत्म। और साथ ही में मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पे मैं एमसीयू की सारी मूवीज़ को ऑब्वियसली टाइमलाइन के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी तक अपन ने आयरन मैन 2, आयरन मैन इवन 3 जो कि फेज़ 2 में आती है वो भी कवर कर ली है। तो फेज़ 2 की शुरुआत हो चुकी है, फेज़ 1 पूरा कवर कर लिया है, तो वो आप चेकआउट कर लेना मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। सो मूवी की शुरुआत होती है आज से लाखों साल पहले, एक ऐसे समय से जब बिग बैंग के बाद का पूरा ब्रह्मांड अभी ही बना हुआ था। उस वक्त हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा छिपा हुआ छाया हुआ था, और इसी अंधेरे में जन्म हुआ डार्क एल्फ का, अंधेरे के उन राक्षसों का जिन्होंने अंधेरे में ही अपना साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही ब्रह्मांड में रोशनी का उदय हुआ, इस डार्क एल्फ को तकलीफ होने लग गई, इसीलिए इनका राजा मेलिकिट अपनी बची हुई प्रजा के साथ एक ग्रह यानी स्वेथलहाइम पर जाकर बस गया। पर मेलिकिट कोई शांति से जीने वाला राजा नहीं था, वो चाह वाला एटीट्यूड। इसी मकसद को पूरा करने के लिए मेलिकिट ने अपनी शक्ति से रियलिटी स्टोन को एक भयानक हथियार में बदल दिया। जी हाँ, ये पहला ऐसा बंदा होगा शायद एमसीयू का जिसने रियलिटी स्टोन या फिर एक इन्फिनिटी स्टोन जो रियलिटी स्टोन है उसको, उसके अपीयरेंस को बदल दिया और उसको बदल कर बना दिया ईथर। इस ईथर की मदद से वो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैलाना चाहता था, पर यह काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसे इंतजार करना था कन्वर्जन का। कन्वर्जन एक ऐसी दुर्लभ घटना है जिसमें 9 अलग अलग रैम्स एक सिधाई में आती है, यानी कि एक लाइन में, और उनके बीच अनगिनत पोर्टल्स खुल जाते हैं हर ग्रह में। लेकिन ये घटना 5000 साल में एक बार होती है। जी हाँ, यही इसका मेन बात है। वो चाहे कितना भी पावरफुल हो, इस चीज़ को वो खुद नहीं करा सकता। उससे अगर आपने प्रीवियस मूवीज हमारी चेकआउट की है, मतलब मूवीज एक्सप्लेनेशन, ऑब्वियसली ये मूवीज तो एमसीयू की है, मार्वल की है, तो उसमें जो उसने धरती पर तबाही मचाई थी ना, उसे सजा तो मिलनी थी। ओडेन उसे उम्र कैद की सजा दे देता है। जी हाँ, ताउम्र जेल में सड़ो भाई। दूसरी तरफ थॉर अपने साथियों के साथ 9 रेलम में शांति बहाल करने में जुटा हुआ था। 2 साल पहले जब बाइफ्रॉस्ट टूट गया था, तब से एसगार्ड वाले दूसरे ग्रहों तक पहुंच नहीं पा रहे थे, जिसको मचा दिया था। क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो तो एसगार्ड एक प्रकार से गार्डियन है इन सभी 9 रेलम्स का, और जब वो उपस्थित नहीं होता, पोर्टल नहीं होता उनके पास, यानी कि बाइफ्रॉस्ट इधर उधर जाने के लिए, तो अशांति फैल जाती है। क्या करे, अब टेज़रेक्ट की मदद से बाइफ्रॉस्ट को दोबारा ठीक कर लिया गया था और थॉर हर जगह शांति स्थापित कर रहा था। जी हाँ, पीस। इधर पृथ्वी पर जेन फॉस्टर एक रिसर्च के सिलसिले में लंदन में होती है। वहां पर एक इमारत में ग्रेविटी कुछ अजीब तरीके से काम कर रही होती है। जब जेन उसकी जांच करती है तो अचानक वो गायब हो जाती है। असल में ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कन्वर्जन का समय फिर से नजदीक आ रहा था, जिसकी वजह से ग्रेविटी गड़बड़ा रही थी और जगह जगह पोर्टल खुल रहे थे। ऐसे ही एक पोर्टल से गुजरकर जेन उसी ग्रह पर पहुंच जाती है जहां ईथर को छुपाए रखा हुआ था, और ईथर सीधा उसके शरीर के अंदर जम जाता है, मतलब चला जाता है, समा जाता है। इसी वजह से जेन बेहोश होकर वहां पर गिर पड़ती है। एसगार्ड में हेमडल को यह पता चलता है कि जेन अचानक गायब हो गई है, तो थॉर उसे ढूंढने पृथ्वी पर जाता है। क्योंकि यार देखो, जो हेमडल है उसका सिस्टम कुछ ऐसा है, उसकी आंखें सब देख सकती है, पर अचानक से वो जेन को नहीं देख पा रहा था। तो ये एक उसके लिए शॉकिंग चीज थी और दिल मिला उठा। और जब वो धरती पर गया तब तक जेन वापस लौट चुकी होती है, लेकिन उसके शरीर से एक भयानक रेडिएशन निकल रही होती है। ये देखकर थॉर उसे इलाज के लिए एसगार्ड ले जाता है, लेकिन उसके शरीर से रहा है। एसगार्ड के सबसे बड़े वैद्य भी जेन के शरीर से ईथर को निकाल नहीं पा रहे थे, इसीलिए जब तक कोई इलाज नहीं मिल जाता तब तक उसे एसगार्ड में ही रखने का फैसला किया जाता है। जैसे ही मेलिकिट को एहसास होता है कि किसी ने ईथर का इस्तेमाल किया है, वो अपनी लंबी नींद से जाग उठता है। वो अपने सेनापति एल्ग्रिम को चालाकी से एसगार्ड की जेल में जेन तक पहुंचने के लिए
इस लड़ाई में थॉर की माँ फ्रेगा जेन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है और मेलिकिथ को मजबूरन बिना ईथर के ही वहां से भागना पड़ता है। फ्रेगा की मौत से ओडिन टूट जाता है और उसी गुस्से में एंगर में वो जेन को कैद कर लेता है। लेकिन थॉर जानता है कि मेलिकिथ बदला लेने के लिए दोबारा आएगा और वो नहीं चाहता पूरा असगार्ड इसकी कीमत चुकाए। थॉर चोरी छुपे जेन को कैद से आजाद कर लेता है। थॉर चोरी छुपे जेन को कैद से आज़ाद कर लेता है और साथ ही लोकी को जेल से बाहर भी निकालता है, क्योंकि सिर्फ लोकी ही ऐसे गुप्त खुफिया रास्ते जानता था जिनसे बिना बाइफ्रॉस्ट के भी दूसरी रेल्म में पहुंचा जा सके, ट्रैवल किया जा सके। थॉर, लोकी और जेन तीनों मिलकर एसगार्ड के पहरेदारों को चकमा देते हुए स्वेथलहाइम, भाई यार इसके प्रोनाउंसिएशन देख लेता हूँ मैं एक बार, भाई निकल जाता है। इसी बीच लोकी और थॉर एलग्रिम से भयानक लड़ाई में फंस जाते हैं जिसमें लोकी मारा जाता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कम से कम ऐसा हमें और थॉर दोनों को लगता है। भाई क्या करे, ऑस्कर आजादी की ज्वाला तुम्हारे सीने में भड़क रही है। थॉर और जेन एक पोर्टल के जरिए वापस पृथ्वी पर पहुंचते हैं जहां वो डॉक्टर सेल्विक से मिलते हैं। सेल्विक उन्हें बताता है कि कन्वर्जन सबसे ज़्यादा लंदन के ग्रीनविच इलाके में दिखाया नहीं हो रहा है, दिखाया जा रहा है। क्या होता है यार, ये टीवी प्रोग्राम थोड़ा ना, ये क्या लिखा है मैंने स्क्रिप्ट में, हो रहा है वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा, इसीलिए मेलिकिथ बोल देता है। थॉर उसे लड़ाई में उलझाए रखता है ताकि कन्वर्जन का सही समय निकल जाए और फिर 5000 साल तक वो सेफ है। इसी दौरान जेन उस डिवाइस की स्वेथलहाइम पर भिजवा देती है। वाह, लड़ाई के बीचों बीच जब मेलिकिथ कुछ पल के लिए अकेला पड़ता है तो वो पोर्टल के जरिए ब्रह्मांड में अंधेरा फैलाना शुरू कर देता है। ये लगा हुआ है भाई अपने काम में, कर्महठ बंदा है। लेकिन जेन उसे उसी के ग्रह सेल्वथहाइम पर वापस से टेलीपोर्ट कर देती है। लेकिन मेलिकिथ की सेना भी उसके पीछे पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है और उसी के शिप के नीचे दबकर मेलिकिथ हमेशा के लिए मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। कन्वर्जन का समय बीत चुका होता है और ब्रह्मांड मेलिकिथ के कहर से बच जाता है। लड़ाई ख़त्म हो जाती है और लड़ाई ख़त्म होने के बाद थॉर एसगार्ड जाकर ओडिन से अपने किए गुनाहों की माफ़ी मांगता है। लोकी निपट गया है और थॉर की माँ भी नहीं रही, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी था और वो राजा बनने के लिए भी मना कर देता है। पर जैसे ही थॉर वहाँ से निकलता है हमें एक झटका राज कर रहा है। वाह, मूवी के मिड क्रेडिट में हमें पता चलता है कि एसगार्ड वालों ने मेलिकिथ के शरीर से ईथर निकाल दिया था, पर उसे एसगार्ड में रखना बहुत ख़तरनाक था क्योंकि वहाँ पहले से ही एक और पहुँचते हैं द कलेक्टर के पास, यानी ये क्या है नाम इसका, टैनलिर तिवन के पास। जी हाँ, ये तिब्बत से है। ये बंदा है कौन? कलेक्टर है ये। अपने पास वो ब्रह्मांड की सबसे अनोखी चीज़ों को और जो दुर्लभ चीज़ें होती है, रेयरेस्ट चीज़ें, उनको कलेक्ट करके रखता है। इसीलिए ईथर की जिम्मेदारी भी इसको सौंप दी कि ये ले। तो दोस्तों ये थी थॉर द डार्क वर्ल्ड की पूरी स्टोरी। कहानी शुरू होती है सन 2014 से। स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका कुछ सालों पहले ही एक लंबी गहरी नींद से जागा था और अब वो इस नई दुनिया में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है। वो अब शील्ड का एजेंट बन चुका है और दुनिया में शांति बनाए रखने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क पर हुए हमले के बाद से शील्ड अपने सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत बनाने में जुटा हुआ था। इसी वजह से उन्होंने शुरू किया प्रोजेक्ट इनसाइड, जिसके तहत 3 विशाल हथियारों से लैस हेलिकैरियर आसमान में तैनात किए जाने थे। ये हेलिकैरियर एक खास सैटेलाइट की मदद से आतंकवादियों को पहचान कर मुसीबत आने से पहले ही उन्हें खत्म करने वाले थे। मतलब इनका ओवरऑल पर्पस यही था। पर निक फ्यूरी को शक हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ तो गड़बड़ है और उनसे कुछ छुपाया जा रहा है। इसलिए फ्यूरी नताशा रोमनॉफ को प्रोजेक्ट इनसाइड की गुप्त जानकारी निकालने का काम दे देता है। ये काम इतना आसान नहीं था। प्रोजेक्ट इनसाइड की जो सारी फाइल्स थी वो एक समुद्री जहाज पर रखी हुई थी जिसकी सुरक्षा बेहद कड़ी थी। इसलिए एक प्लान बनाया जाता है। कुछ समुद्री लुटेरे उस जहाज पर कब्जा कर लेते हैं ताकि सबका ध्यान भटक जाए और उसी दौरान नताशा उन फाइल्स को चुपचाप कॉपी कर ले। जैसे ही शील्ड को इसकी खबर मिलती है कि जहाज पर हमला हो चुका है तो वहां पर कैप्टन अमेरिका और उनकी टीम भेजी जाती है। लेकिन नताशा के अलावा किसी और को भी पता नहीं था कि असल में वो फ्यूरी के ही कुछ लुटेरे हैं जो वहां पर भेजे गए हैं। मतलब ऑब्वियसली उन्हें मारने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो एक डिस्ट्रैक्शन ही थे। स्टीव और उसे ये पूरा जो
चीज हुई, इंसिडेंट हुआ, वो बनावटी नहीं लगा, वो रियल ही लगा। पर बाद में जब फ्यूरी उन फाइल्स को खोलकर देखने की कोशिश करता है तो वो खुलती नहीं है। इससे फ्यूरी को यकीन हो जाता है प्रोजेक्ट इनसाइड में जरूर कुछ गड़बड़ है। वो इसकी शिकायत लेकर शील्ड के सीनियर अधिकारी अलेक्जेंडर पियर्स के पास पहुंच जाता है और उनसे प्रोजेक्ट को रोकने की गुजारिश करता है। जब फ्यूरी शील्ड के हैरी कैरियर्स हेडक्वार्टर्स से निकलता है तो रास्ते में पुलिस के भेजे कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। फ्यूरी बुरे तरीके से घायल हो जाता है और बहुत सारी गोली उस पर दागी जाती है। पूरा गैंग्स ऑफ में आता है एक रहस्यमय हत्यारा विंटर्स है और उसे यकीन हो चुका था कि इस सब के पीछे शील्ड के अंदर का ही कोई है, इसीलिए वो चुपके से स्टीव के घर पहुंचता है और उसे बताता है कि शील्ड के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। पर तभी विंटर सोल्जर वहाँ पहुँचता है और फ्यूरी को गोली मार देता है। बेहोश होने से पहले फ्यूरी एक पेन ड्राइव स्टीव को थमा देता है जिसमें प्रोजेक्ट इनसाइड की सच्चाई छुपी हुई थी। स्टीव हत्यारे का पीछा करता है पर वो बच निकलता है। फ्यूरी को अस्पताल ले जाया जाता है और वहाँ वो दम तोड़ देता है। इसके बाद अलेक्जेंडर पियर्स स्टीव को अपने घर अपने ऑफिस बुलाता है ये पूछने के लिए कि वो फ्यूरी के घर पर क्या कर रहा था। स्टीव सच नहीं बताता और वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से पियर्स समझ जाता है कि फ्यूरी ने स्टीव को कुछ जरूर बताया है, इसीलिए वो स्टीव को मारने के लिए कई एजेंट्स भेजता है। पर स्टीव उन सबसे निपटकर वहां से भाग निकलता है। अब शील्ड स्टीव को एक भगौड़ा घोषित करके उसके पीछे पड़ जाती है। स्टीव नताशा से मिलता है ये जानने के लिए कि फ्यूरी ने उसे उस जहाज पर क्यों भेजा था और उस पेन ड्राइव में आखिरकार ऐसा क्या था। नताशा को भी इसकी जानकारी नहीं थी तो वो दोनों मिलकर उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली क्यों नहीं करेंगे, पेन ड्राइव के अंदर का प्रोग्राम नताशा खोल नहीं पाती पर उसे पता चलता है कि ये प्रोग्राम कहाँ बना था। तो स्टीव और नताशा न्यू जर्सी पहुंचते हैं जहाँ एक पुरानी सीक्रेट फैसिलिटी में उन्हें एक बड़ा सुपर कंप्यूटर देखने को मिलता है जिसमें डॉक्टर आर्मिन जोला का दिमाग था। जी हाँ, जोला हाइड्रा के लिए काम करने वाला एक साइंटिस्ट था। वो नताशा को बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शील्ड ने उसे जेल से निकाल कर अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया था, पर असल में वो हमेशा हाइड्रा का ही वफादार बना रहा। उसने चुपचाप शील्ड के अंदर ही एक नई हाइड्रा खड़ी कर दी थी और धीरे धीरे कई लोगों को अपने साथ मिला लिया था जो ऊपर से शील्ड के लिए काम करते थे पर असल में हाइड्रा का मकसद पूरा कर रहे थे। बाद में जब जोला की मौत हो गई तो हाइड्रा वालों ने उसके दिमाग को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में बचा कर रख दिया क्योंकि जोला बेहद होशियार था और हाइड्रा को उसकी जरूरत थी। जोला आगे बढ़ता है। पहले हाइड्रा जबरदस्ती दुनिया पर कब्जा करना चाहता था पर लोगों ने विरोध किया और वो हार गया। इसीलिए रेड स्कल के जाने के बाद हाइड्रा ने अपना तरीका हालात पैदा करने लगता है कि जिसमें जो लोग हैं वो खुद उसके गुलाम बन जाते हैं अपनी मर्जी से। जी हाँ, अलेक्जेंडर पियर्स असल में हाइड्रा का ही सबसे बड़ा आदमी था और उसे लगता था कि फ्यूरी उसके रास्ते में रुकावट बन रहा है तो उसने उसे मरवाने का फैसला कर लिया क्योंकि प्रोजेक्ट इनसाइड हाइड्रा का अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक मिशन था जिसका प्रोग्राम खुद जोला ने बनाया था। स्टीव और नताशा यही जानना चाहते थे कि आखिरकार वो मिलता है। सैम उन दोनों की मदद करता है और उन्हें अपने घर में छुपाता है। फिर तीनों मिलकर शील्ड के एक ऑफिसर जेस्पर सिटवेल को किडनैप कर लेते हैं जो असल में हाइड्रा का ही आदमी निकलता है। सिटवेल उन्हें बताता है कि जोला का बनाया प्रोग्राम असल में आम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बना है बल्कि हाइड्रा के दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बना है। स्टीव नताशा और सिटवेल को लेकर शील्ड के हेडक्वार्टर की तरफ निकलता है ताकि प्रोजेक्ट इनसाइड को रोका जा सके, पर उधर एडवांस मेटल आर्म लगा दिया था। हाइड्रा ने बग्गी को ब्रेन वॉश करके एक सुपर सोल्जर बना दिया था और तब से पिछले 50 सालों से वो हाइड्रा के दुश्मनों को मारता आ रहा है और हर मिशन के बाद उसे बर्फ में वापस जमा दिया जाता था जिसकी वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ रही थी। स्टीव बग्गी को हाइड्रा के बाकी एजेंट्स आकर तीनों को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं पर शील्ड एजेंट मारिया हिल उन्हें बचाकर निकाल लेती है और सीधे निक फ्यूरी के पास ले आती है। भाई असल में निक फ्यूरी जिंदा था, ये थोड़ा ना मरेगा इतने जल्दी बाबू, ये मर गया तो क्या होगा आगे आने वाली मूवीज का। उसने अपनी मौत का सिर्फ नाटक नहीं किया था, उसने अपनी मौत का सिर्फ नाटक किया था ताकि हाइड्रा उसका पीछा छोड़ दे। यहाँ वो मीम लगा देना, पीछा छोड़ दे। अब सब मिलकर प्रोजेक्ट इनसाइड को रोकने का प्लान बनाते हैं। स्टीव अपनी पुरानी कैप्टन अमेरिका वाली यूनिफॉर्म पहनता है, सैम भी अपना सूट बूट निकालता है और तीनों हाइड्रा के
हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं स्टीव। एक ब्रॉडकास्ट के जरिए पूरी दुनिया को बता देता है कि शील्ड पर हाइड्रा का कब्जा हो चुका है और वो असल में क्या करने वाले हैं। स्टीव की बात सुनकर शील्ड के अंदर के वफादार एजेंट्स हाइड्रा का विरोध करने लगते हैं, पर हाइड्रा के लोग तादाद में ज़्यादा थे तो वो हेलिकैरियर्स को लॉन्च कर देते हैं। स्टीव और सैम उन हेलिकैरियर्स में चढ़कर वो खास चिप लगाना शुरू करते हैं और तभी वहां फिर से बग्गी यानी विंटर सोल्जर आ पहुंचता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हेलिकैरियर्स लॉन्च होते देखने के लिए हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। वहां उन्हें पीएस की असली सच्चाई का पता चलता है, इसीलिए पीएस उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर तभी नताशा भेस बदलकर काउंसिल मेंबर्स की जगह ले चुकी होती है और वो बाकी सबको बचा लेती है। फिर वो शील्ड के मेन तभी फ्यूरी वहां आता है और अपना एक्सेस दे देता है, साथ ही में पीएस का बायोमेट्रिक पासवर्ड भी इस्तेमाल सदस्यों को मार डालता है और नताशा के सहारे भागने की कोशिश करता है, पर फ्यूरी उसे गोली मार देता है। इधर स्टीव और सैम दो हेलिकैरियर्स में चिप लगाने में कामयाब। चिप को बग्गी वहां आ जाता है और सैम का सूट तोड़ देता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उधर हाइड्रा वाले जोला के प्रोग्राम के जरिए लाखों लोगों को निशाना बनाने वाले होते हैं कि तभी स्टीव आखिरी चिप भी लगा लेता है, जिससे वो तीनों हेलिकैरियर्स को एक दूसरे पे फायर करवा देते हैं, जिससे सारे हेलिकैरियर्स तबाह हो जाते हैं और आसमान से गिरते गिरते शील्ड के हेडक्वार्टर्स को भी मलबे में दबा देते हैं। सब लोग किसी तरह वहां से निकल जाते हैं, पर स्टीव और बग्गी उसी मलबे में फंसे रह जाते हैं। लड़ाई के दौरान भी जो बग्गी है वो बिना याददाश्त के अपना जो मिशन है उसको पूरा करने पे तुला हुआ था, पर स्टीव अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर उस पर हाथ नहीं उठाते। बोलते हैं मार साले मार, पर मैं नहीं मारूंगा तुझे। आखिरकार दोनों नदी में गिर जाते हैं। स्टीव बेहोश हो जाता है, पर बग्गी उसे पानी से बाहर निकाल लेता है ताकि हालांकि उसकी याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई होती है, पर स्टीव की आंखों में उससे इतना ज़रूर समझ आ जाता है कि ये उसका दोस्त है, इसीलिए वो उसे बचाकर वहाँ से चल बनता है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद स्टीव ठीक हो जाता है और पुलिस हाइड्रा के सभी एजेंट्स को पकड़ना शुरू कर देती है। बग्गी अपनी मौत की आड़ में गुमनाम रहने का फैसला कर लेता है। नताशा ने इंटरनेट पर हाइड्रा और शील्ड दोनों की सारी सीक्रेट फाइल्स खोल दी थी, इसीलिए सरकार उससे कई सवाल जवाब करती है, पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता क्योंकि दुनिया को अभी भी अवेंजर्स की आवश्यकता थी और वो अवेंजर्स का एक पार्ट है। स्टीव सैम के साथ मिलकर बग्गी को ढूंढने निकल जाता है, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने दोस्त की याददाश्त वापस लाकर उसे ठीक कर दे। खैर मूवी में पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट भी हमें देखने को मिलते हैं। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है बैरन स्टकर, जो विदेश में हाइड्रा के लिए काम कर रहा था। उसके पास लोकी की वो जादुई छड़ी भी थी, जी हाँ स्पेक्टर उसके मिली थी। स्टकर उस छड़ी की मदद से लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें कई लोग की तलाश में अकेला इधर उधर भटक रहा होता है। खैर ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। की शुरुआत होती है सन 1988 में, जहां पर पीटर क्विल नाम का एक छोटा बच्चा होता है। वो अपनी माँ को कैंसर से हारते हुए देखता है। जब वो उदास होकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, तभी अचानक कुछ एलियंस उसे उठा ले जाते हैं पृथ्वी से बहुत बहुत दूर। ये एलियंस असल में अंतरिक्ष के लुटेरे थे, जिन्हें कहा जाता है रिवेंजर्स, और इनका सरदार खान नहीं योंडू। रिवेंजर्स अवेंजर्स के बिल्कुल अपोजिट थे। ये पैसों के लिए गैर कानूनी काम करते थे और उन्हें पीटर क्विल को अगवा करने के लिए किसी ने सुपारी दी थी, पर योंडू ने पीटर को उसके असली मालिक तक पहुंचाने के बजाय उसे अपने ही ग्रुप का हिस्सा बना लिया। पीटर कई सालों तक योंडू के साथ रहा और काम करता रहा और आगे चलकर वो मशहूर हो गया स्टार लॉर्ड के नाम से। अब योंडू ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने पीटर क्विल को उसके पास नहीं सौंपा जो उसे सुपारी दी थी उसने उसको लाने की? तो ऐसा क्यों किया योंडू ने? तो ये अपन को दूसरी मूवी में पता लगेगा, अभी नहीं, सब्र करो थोड़ा भाई। अभी अपन इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं, बट जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर उन्हें स्पॉइलर देना है तो, है ना। खैर
मेन मुद्दे पे आते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि वो स्टार लॉर्ड के नाम से फेमस था, पर अंदर ही अंदर वो योंडू और उसके साथियों से नफरत करता था, क्योंकि उन्होंने उसे उसके परिवार से, उसकी दुनिया से हमेशा के लिए अलग कर दिया था, छीन लिया था। पीटर हमेशा एक मौके की तलाश में रहता था जब वो रिवेंजर्स को छोड़कर हमेशा के लिए वहां से भाग जाए। अब कहानी पहुंचती है सन 2014 में, जहां पर एलेक्जेंडर ग्रह पर रहने वाला एक दलाल, ब्रोकर, जी हाँ, जिसे हम ब्रोकर कहेंगे ज़्यादा बेहतर ही रहेगा, योंडू को एक काम सौंपता है। वो उसे मोराग नाम के ग्रह में एक खास चीज़ को लाने के लिए कहता है, एक रहस्यमयी ऑर्ब, जिसके बदले में वो उसे मोटी रकम देने को तैयार था। पर ये जो ऑर्ब था वो कोई और भी बेसब्री से ढूंढ रहा था, और वो कोई और नहीं था जो उसे ढूंढ रहा था, वो था थैनोस, यानी ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एलियन। और हासिल करने के लिए थैनोस ने चुना था रोनन नाम के एक एलियन को। रोनन क्री प्रजाति का एक, मैं तुम्हें एलेक्जेंडर दिलवाऊंगा। ये कहीं सुना सुना सा नारा लगता है, कमेंट बॉक्स में बताना ज़रा। इस काम के लिए थैनोस ने अपनी दोनों गोद ली हुई बेटियों यानी गमनोस से गहरी नफरत करती थी, और सच कहें तो एक दूसरे को भी पसंद नहीं करती थी। दूसरी तरफ जब स्टार लॉर्ड यानी पीटर क्विल को योंडू और ब्रोकर के इस सौदे का पता लगता है, मतलब भनक लगती है उसको कि ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है इनका बैकग्राउंड में, तो वो खुद ऑर्ब चुराने और उसको बेचकर खुद मोटी रकम कमाने के पक्ष में हो जाता है, और हमेशा के लिए रिवेंजर्स से पीछा छुड़ाने का ये उसका तगड़ा प्लान बन जाता है। पर जैसे ही पीटर ऑर्ब हासिल करता है, ठीक उसी वक्त रोनन के सिपाही इसीलिए वो थैनोस और रोनन दोनों से गद्दी देने के बजाय खुद बेचकर इतना पैसा कमाए कि वो हमेशा के लिए थैनोस के चंगुल से आज़ाद हो जाए। गमोरा उन सबको एक ऑफर देती है, अगर वो उसे जेल से भगाने में मदद करते हैं तो वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा उन्हें दे देगी। रॉकेट, जो पहले भी कई बार जेल से भाग चुका था, तुरंत एक प्लान बना लेता है। ड्रैक्स को पैसे से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ रोनन तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए वो उनके साथ शामिल हो जाता है। सब मिलकर गार्डियंस को चकमा देकर जेल के कंट्रोल सेंटर पर कब्जा कर लेते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब रोनन को गमोरा की गद्दारी का पता चलता है, वो थैनोस पर हक बबूला हो जाता है, पर थैनोस उल्टा उसी को दोष देता है और चेतावनी देता है कि अगर वो खाली हाथ लौटा तो उसकी खैर नहीं। इससे रोनन और भी गुस्सा हो जाता है और नेब्यूला के साथ मिलकर गमोरा को ढूंढने में जुट जाता है। उधर रॉकेट, ग्रूट, गमोरा और ट्रैक्स पीटर के स्पेसशिप में सवार होकर नोवेयर नाम के ग्रह पर जाते हैं। जी हाँ, नोवेयर। वहाँ ट्रैक्स को छोड़कर बाकी सब मिलते हैं द कलेक्टर यानी तनीर दीवान से। अब देखो इस कलेक्टर का जिक्र मैंने अपने प्रीवियस वीडियो यानी कि थॉट अ डार्क वर्ल्ड वाली में भी किया था। उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में ये था, और इसके पास टेजरेक्ट नहीं, इसके पास रियलिटी स्टोन को दिया गया था, अगर तुमको याद हो, जो ऑर्ब का खरीदार था, और ऑब्वियसली यही इसको भी खरीदने वाला था। करेक्टर अपने पास ब्रह्मांड की सबसे नायाब चीज़ें जमा करने का शौकीन बंदा था। काइंड ऑफ सूट केस है, उसके अंदर था पावर स्टोन, जिसके पीछे ये सब पड़े हुए थे। पर तभी वहाँ मौजूद कलेक्टर की एक नौकरानी लालच में आकर पावर स्टोन को छू लेती है ताकि वो खुद ताकतवर बनकर कलेक्टर के चंगुल से आज़ाद हो जाए। पर वो उस पत्थर की भयानक ऊर्जा से बर्बाद हो जाती है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक धमाके के साथ मारी जाती। उसे एहसास होता है कि ऑर्ब को बेचना या रोनन को दे देना बेहद खतरनाक है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो ऑर्ब को जेंडार की नोवा कॉर्प्स सेना के हवाले कर देगी ताकि वो सुरक्षित हाथों में रहे। इसी बीच ड्रैक्स नशे की हाल में गलती से रोनन को खुद नोवेयर बुला लेता है, इसी उम्मीद में कि वो उसे मार सके। साथ ही योंडू का रिवेंजर्स ग्रुप भी पीटर को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। ड्रैक्स रोनन पर हमला करता है, पर रोनन उसे आसानी से हरा देता है ऑब्वियसली। फिर वो नेब्यूला और अपने सिपाहियों को गमोरा के पीछे लगा देता है। पीटर, रॉकेट और गमोरा वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी नेब्यूला उनका स्पेसशिप तबाह कर और हासिल कर लेता। उधर गमोरा का हाल स्पेस में बहुत बुरा हो रहा था, इसीलिए पीटर उसे बचाने चाह लेता है। जी
अब रोनन के पास और बच चुका था और उसे ये भी पता चल चुका था कि इसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है। इसी पल उसका इरादा बदल जाता है। वो सोचता है क्यों ना ये ताकत मैं खुद रख लूं। वो पावर स्टोन को थैनोस को देने के बजाय अपने हाथों में जड़ लेता है। अब उसका मकसद सिर्फ क्सैंडार नेब्यूला, जो अपने पिता थैनोस से नफरत करती थी, वो भी अब पाला बदलकर रोनन के साथ मिल चुकी थी। उधर रॉकेट, ग्रूट, ड्रैक्स अभी भी नोवेयर पर थे। वो तीनों पीटर और गमोरा को योंडू से छुड़ाने का फैसला करते हैं। योंडू पीटर की धोखेबाजी से इतना नाराज था कि वो उसे मार डालना चाहता था, पर तभी पीटर उसे नया सौदा देता है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं गमोरा के जरिए रोनन से पावर स्टोन चुरा कर तुम्हें दे सकता हूं। चुकी थी। सब मिलकर तय करते हैं कि वो रोनन को रोकेंगे। वो रिवेंजर्स और क्सैंडार की नोवा कॉर्प्स को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। रोनन अपनी पूरी सेना और स्पेसशिप के साथ क्सैंडार ग्रह की तरफ बढ़ता है। उसे रोकने के लिए पीटर का पूरा ग्रुप रिवेंजर्स और नोवा कॉर्प्स एक साथ मैदान में उतर जाते हैं। सबका एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर रोनन को क्सैंडार की जमीन पर पहुंचने से रोकना, वरना पावर स्टोन से पूरा ग्रह मिट्टी में मिल जाएगा। पीटर, गमोरा, ड्रैक्स और ग्रूट रोनन के इस जहाज में छेद करके अंदर घुस जाते हैं। बाहर नोवा कॉर्प्स अपने सारे स्पेसशिप को जोड़कर एक जाल बना देती है ताकि रोनन का जहाज आगे ना बढ़ पाए, पर रोनन पावर स्टोन की ताकत से पूरी सेना को एक झटके में रास्ते से हटा देता है। अंदर पीटर, ग्रूट और ड्रैक्स कई एलियंस को मार गिराते हुए रोनन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नेब्यूला वहां आकर गमोरा का रास्ता रोक लेती है, पर गमोरा उसे हरा देती है और नेब्यूला वहां से भाग निकलती है। आखिरकार पीटर, गमोरा, ट्रैक्स और ग्रूट रोनन तक पहुंच जाते हैं और उस पर एक खास हथियार हेड्रोन इन्फोर्सर से हमला करते हैं, पर उस धमाके का रोनन पर कोई असर ही नहीं होता। वो उल्टा सबको मारने लगता है। तभी रॉकेट एक छोटी स्पेसशिप से रोनन पर हमला कर देता है, जिससे रोनन का जहाज तबाह होकर आसमान से नीचे गिरने लगता है। पीटर और उसके साथी उस गिरते हुए जहाज में फंस चुके थे और वहां से बच निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। तभी ग्रूट अपने पूरे शरीर की शाखाएं खोलकर अपने दोस्तों के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। जहाज जमीन पर गिरता है। ग्रूट की वजह से बाकी सब बच जाते हैं, पर वो खुद इस दुनिया से चला जाता है। पर रोनिन अभी भी जिंदा था। वो मलबे से बाहर निकलता है और पावर स्टोन से क्सैंडार को तबाह करने वाला होता है कि तभी पीटर उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने अचानक नाचना शुरू कर देता है। इस अजीबोगरीब हरकत से रोनन कुछ पल के लिए रुक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर रॉकेट और ड्रैक्स हेड्रोन इन्फोर्सर तैयार करके रोनन के हथौड़े पर हमला करते हैं, जिससे हथौड़ा टूट जाता है और उसमें से पावर स्टोन बाहर आ जाता है। पीटर उस पत्थर को अपने हाथों में पकड़ लेता है, क्योंकि अगर वो जमीन पर गिरा तो पूरा ग्रह तबाह हो जाएगा। पत्थर की हाल होने लगता है, पर तभी गमोरा, रॉकेट और ट्रैक की फोर्स को एक साथ झेलते के लिए खत्म कर देते हैं। इसके बाद गमोरा उस पावर स्टोन को एक नए और में कैद कर देती है। योंडू वहां आकर उसे रिकॉर्ड भी मिटा दिया जाता है। नोवा कॉर्प्स पीटर को एक और चौंकाने वाली बात बताती है। उसकी बॉडी के चेकअप से पता चलता है कि वो पूरा इंसान नहीं है। उसके पिता एक प्राचीन बेहद शक्तिशाली अंतरिक्ष प्राणी थे, जिनकी ताकत पीटर में भी मौजूद है। यही वजह थी कि वो इतनी देर तक पावर स्टोन को थाम पाया था। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस शख्स ने योंडू को पीटर को अगवा करने की पुरानी सुपारी दी थी, वो कोई और नहीं था जी, वो खुद पीटर का ही पिता था। उसके बारे में हमें अगली मूवी में पता चलेगा। सर आखिर में पीटर क्विल का ग्रुप, जो पूरा ग्रुप है यानी गार्डियंस, अपने स्पेसशिप में सवार होकर पूरे ब्रह्मा पोस्ट क्रेडिट सीन एंड व्हाट यू थिंक अबाउट हावर्ड द डक एंड tell me in the comment box and what you think about the Howard the Duck the टॉकिंग 2015 से ही शुरू होती है, जहां पर कैप्टन अमेरिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हाइड्रा को लगभग बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसकी कई सारे बेसिस में बहुत सारे लोगों की जान चली गई, लेकिन आखिर में 2 लोग जिंदा बचे, पिएत्रो और वांडा मैक्सिमफ। 2 ट्विन भाई बहन थे। स्पेक्टर की एनर्जी से पिएत्रो को सुपर स्पीड मिली और वांडा को माइंड कंट्रोल और टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज की पावर्स मिली। जब अवेंजर्स सोकोविया बेस पर पहुंचे तो पहले हाइड्रा की फौज उन पर हमला करती है, फिर पिएत्रो और वांडा भी बीच लड़ाई में कूद पड़ते हैं। आखिरकार मिशन कामयाब होता है। आयरन मैन स्पेक्टर ढूंढने के लिए अंदर जाता है। तभी वांडा वहां आती है और अपनी पावर से टोनी को उसका सबसे बड़ा डर दिखा देती है। एक ऐसा फ्यूचर जहां एलियन
एलियंस फिर से धरती पर आते हैं और हमला करते हैं और टोनी अपने दोस्तों को मरते हुए देखता है। इस डर को देखने के बाद टोनी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो दोबारा अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर अवेंजर्स स्पेक्टर लेकर अपने हेडक्वार्टर्स लौट आते हैं। शुरू में सब यही सोचते हैं कि स्पेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन जब टोनी उसे स्टडी करता है, देखो शुरू में सब यही सोचते हैं कि जो स्पेक्टर है उसे डिस्ट्रॉय करना ही सही रहेगा, लेकिन जब टोनी उसे स्टडी करता है तो उसके अंदर एक विरोध होता है। टोनी और ब्रूस बैनर काफी समय से एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते थे जो पूरी दुनिया की रक्षा कर सके, ताकि एक दिन अवेंजर्स को लड़ाई से रिटायर होने का मौका मिल जाए। पहले उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब स्पेक्टर का AI मिलने के बाद टोनी ने ब्रूस के साथ मिलकर सीक्रेटली एक प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। अब सीक्रेटली यहाँ याद रखना, क्योंकि ये चीज उन्होंने किसी को नहीं बताई थी जी, सबसे छुपा कर रखी गई थी, खुफिया रखी गई थी ये चीज। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था अल्ट्रॉन। उन्होंने किसी और को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि बाकी सब मना कर देंगे। 3 दिन लगातार काम करने के बाद अल्ट्रॉन लगभग तैयार हो जाता है। उसी रात अवेंजर्स अपनी जीत की पार्टी कर रहे थे और उसी दौरान टोनी और ब्रूस की गैर मौजूदगी में अल्ट्रॉन पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है जी। और वो एक्टिवेट होते ही इंटरनेट से जुड़ जाता है और इंसानों के बारे में सब कुछ हासिल कर लेता है। यहाँ पर इलोन मस्क का जो डर था भाई, वो यहाँ सच साबित हो गया था, क्योंकि देखो उसे इंटरनेट पर दुनिया का सारा डेटा मिल गया, लेकिन इंटरनेट का सारा डेटा पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगा कि दुनिया में शांति कायम करने के लिए इंसानों को ही टपकाना पड़ेगा, इसलिए वो इंसानियत को ही खत्म करने का फैसला कर लेता है। अल्ट्रॉन के इरादे भांपते ही जारवस, टोनी का जो पुराना असिस्टेंट है जारवस, उसको तो जानते ही हो यार तुम, वो अल्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अल्ट्रॉन उसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद अल्ट्रॉन खुद को एक रोबोट आर्मी आयरन लीजन में अपलोड करना शुरू कर देता है और पार्टी के दौरान ही कुछ रोबोट के साथ वहां पहुंचकर हमला कर देता है। उसी पार्टी में जहां पर सारे जो अपने हीरोज हैं, अवेंजर्स हैं, थॉर, आयरन मैन वगैरह, बैठकर किन एक रोबोट स्पेक्टर लेकर वहां से उड़ जाता है। इसके बाद पूरी की पूरी टीम टोनी और ब्रूस के जो वो सीक्रेट था ना भाई, उन्होंने मिलके बनाया था, उसको जान लेती है और उन पे बहुत ज़्यादा भड़कती है, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं बताया था इस अपने खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन अब गुस्सा करने का टाइम नहीं था जी, अल्ट्रॉन को रोकना ज़रूरी हो गया था और वो पहले ही खुद को इंटरनेट पर अपलोड कर चुका था, यानी उसे पकड़ पाना अब नियरली नामुमकिन था। अल्ट्रॉन एक सीक्रेट हाइड्रा बेस में पहुंच जाता है और वहां से टेक्नोलॉजी लेकर अपने नए शरीर को बनाने लग जाता है, साथ ही रोबोट्स की आर्मी भी तैयार करता है। उसका मकसद साफ था, पूरी इंसानियत को ख़त्म करना, और उसके रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट आ रही थी, अवेंजर्स। इसलिए वो पिएट्रो और वांडा से मिलता है, जो पहले से ही टोनी स्टार्क से नफरत करते हैं, क्योंकि बचपन में ही उनके माँ बाप एक स्टार्क इंडस्ट्री की मिसाइल से ब्लास्ट में उसमें मारे गए थे। भाई क्या कर सकते हैं। अल्ट्रॉन उनसे झूठ बोलता है कि वो सिर्फ अवेंजर्स को ख़त्म करना चाहता है और ट्विंस उसका साथ दे देते हैं, क्योंकि उन्हें भी अल्ट्रॉन को अपने मिशन के लिए वाइब्रेनियम चाहिए था, दुनिया की सबसे मजबूत धात, और इसकी जानकारी सिर्फ स्टक्कर के पास थी। इसलिए अल्ट्रॉन जेल में जाकर स्टक्कर से मिलता है और उसे पता चलता है कि एक आदमी है यूल्सिस क्लाउस के नाम का, मतलब ये उसका नाम है, उसके पास काफ़ी मात्रा में वाइब्रेनियम है और वही एक बंदा है जो वकांडा से वाइब्रेनियम लाने में सक्षम रह पाया है, मतलब चोरी करने में ऑब्वियसली। जानकारी मिलते ही अल्ट्रॉन स्टक्कर को मार देता है और उसकी फोटो जानबूझकर अवेंजर्स को भेज देता है ताकि वो भड़क जाए। टोनी समझ जाता है कि अल्ट्रॉन को क्लाउस से मतलब है और पूरी टीम साउथ अफ्रीका पहुंच जाती है। वहां भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। अल्ट्रॉन टोनी को अपने साथ एंगेज रखता है, जबकि दूसरी तरफ वांडा अपनी पावर से ब्रूस बैनर को इतना डरा देती है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर हल्क बन जाता है। बेकाबू हल्क पूरे शहर को तबाह कर देता है, मतलब तबाही मचाने लगता है भाई शहर में। टोनी अपने है और कई मासूम लोगों की जान चली जाती है। आखिरकार बड़ी मुश्किल से टोनी हल्क को शांत कर पाता है, लेकिन इस हादसे के बाद दुनिया भर में अवेंजर्स की बदनामी होने लगती है। इसीलिए पूरी टीम कुछ समय के लिए छिपने का फैसला करती है। क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई उन्हें अपने सीक्रेट फार्म हाउस में ले जाता है। अब देखो यहाँ पर वो सब नहीं हो रहा था इस फार्म हाउस में, ठीक है, गलत मत समझना। यहाँ पर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। यहाँ मतलब ये उसकी एक खुफिया
जगह थी और उसके परिवार के बारे में किसी को नहीं पता था सिवाय नताशा के। वही इस जगह और क्लिंट के परिवार के बारे में जानती थी। उधर जो थॉर था, देखो याद है जब वांडा ने हल्क का माइंड कंट्रोल किया था, उसी दौरान उसने थॉर का भी माइंड कंट्रोल किया था। और तो चक्कर पता क्या है, जो थॉर है उस टाइम पे थॉर को कुछ चीज़ें दिखी थी, कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में उसे पता लगा था। तो वहाँ वो अवेंजर्स से कहता कि भाई तुम रुको इस फार्म हाउस में, तुम मजे करो, मुझे कुछ चीज़ों का पता लगाना है। तो वहाँ पर अपना म्यूनिर घुमाकर वो उड़ जाता है और असल में वो फिर जाता है डॉक्टर सेल्विक के पास। जी हाँ, जो थॉर की लेगेसी का एक पार्टी है अगर हम देखें मार्वल में। तो सो वो मिलकर जाते हैं फिर नॉर्वे। एक जगह है नॉर्वे में, एक प्राचीन जगह जहाँ पर मतलब उसे नाम दिया गया है वाटर ऑफ साइट का। तो वहाँ पर जाता है थॉर, उस पानी में डुबकी लगाता है तो उसे एक प्रोफेसी दिखती है। उसे पता चलता है कि अल्ट्रॉन उनका अंत नहीं कर पाएगा, बल्कि उसे इन्फिनिटी स्टोन की झलक देखने को मिलती है और एक बड़ी खतरे के बारे में भी पता चलता है और एक नई एनर्जी के जन्म के बारे में भी पता चलता है। इसी बीच फार्म हाउस पर सारे हीरोज परेशान होकर बैठे हैं भाई, इतने कि वो एक दूसरे से लड़ने तक का मन नहीं है उनका, मतलब बातें ही नहीं करना चाहते। पूरी की अवेंजर्स की जो पूरी टीम है वो टूट चुकी है भाई। तभी निक फ्यूरी वहां पर आते हैं और सबको फिर से एकजुट करते हैं। उधर अल्ट्रॉन न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की होड़ में लगा रहता है, पर अचानक एक अजनबी शख्स लगातार आता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जारवस का बचा हुआ हिस्सा था, जो अभी भी अल्ट्रॉन को रोके हुए था न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से। जब ये प्लान फेल हो जाता है तो अब अल्ट्रॉन एक नया प्लान बनाता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से वो पूरी दुनिया को इजीली तबाह कर सकता था। बट अब जब वो उन्हें न्यूक्लियर कोड को हासिल नहीं कर पा रहा तो वो एक ज़्यादा परफेक्ट प्लान बनाता है। वो एक ज़्यादा परफेक्ट बॉडी बनाने की कोशिश करता है जो अटूट और बेहद शक्तिशाली हो। इसके लिए वो साउथ कोरिया में साइंटिस्ट एक है डॉक्टर हेलिन चो के नाम से तीन शॉट एक आर्टिफिशियल शरीर जो कि वाइब्रेनियम से बना था, मतलब उतना ही ज़्यादा अटूट। अल्ट्रॉन हेलिन को धमकाकर उसे ये बॉडी बनाने को मंजूर करवा लेता है और साथ ही वो स्पेक्टर को तोड़कर उसमें से माइंड स्टोन निकाल लेता है जिसे वो इस नए सूट में फिट करना चाहता था। जैसे ही बॉडी तैयार होती है अल्ट्रॉन खुद को उसमें अपलोड करना शुरू कर देता है। वांडा अपनी पावर से उस बॉडी का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है और तभी उसे अल्ट्रॉन की असली खतरनाक इरादों का पता चलता है। वो सिर्फ अवेंजर्स को नहीं, पूरी की पूरी इंसानियत को मिटाने वाला होता है और उसे अब ये पता लगता है। ये जानते ही पिएत्रो और वांडा को एहसास होता है कि वो गलत साइड पर आ गए हैं जी, क्योंकि लास्ट में अल्ट्रॉन उनको भी टपकाएगा। वांडा अपनी पावर से हेलिन चो को होश में लाती है और हेलिन उस नई बॉडी में अल्ट्रॉन की अपलोड को रोक देती है। इसके बाद ट्विंस वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ अवेंजर्स को पता चल चुका था कि अल्ट्रॉन साउथ कोरिया में एक नई बॉडी बना रहा है, इसीलिए कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हॉकाई वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक अल्ट्रॉन उस अधूरी बॉडी को लेकर ट्रक में भाग चुका होता है। भयानक लड़ाई होती है। इस दौरान पिएत्रो और वांडा भी वहां पहुंच जाते हैं। अवेंजर्स का साथ देना वो वहां शुरू कर देते हैं, जो कि चलो देर आए दुरुस्त आए, क्या करें। आखिरकार ब्लैक विडो उस बॉडी को ट्रक से निकालकर अवेंजर्स हेडक्वार्टर में पहुंचा देती है। अब सवाल उठता है इस बॉडी का क्या किया जाए। टोनी का एक सुझाव है कि इसमें अपन जारवस को अपलोड कर देंगे ताकि ये बॉडी अच्छे से इस्तेमाल की जा सके, लेकिन कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि नहीं भाई, तू फिर से वही कर रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई और फिर से सेम चीज़ हो गई तो अपन को 2 सुपर रोबोट्स का सामना करना पड़ेगा। बहस के बीच में ही टोनी और ब्रूस सीक्रेटली जारवस को उस बॉडी में अपलोड करना शुरू कर देते हैं। तब कैप्टन अमेरिका वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसमें इतने में ही थॉर, जी हाँ थॉर जो अभी अभी वाटर ऑफ साइट से होकर आया था, वो वहां आता है। बस अब उस बॉडी को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी सप्लाई की जरूरत थी, तो थॉर वहां पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी सप्लाई देता है और वो बॉडी बनकर कंप्लीट हो जाती है। और उस बॉडी से बाहर निकलता है विजन, एक पावरफुल सिंथेटिक एंड्रॉइड जिसमें जारवस की इंटेलिजेंस और माइंड स्टोन दोनों की शक्तियां मौजूद थी। शुरू में सब उस पर शक करने लगते हैं, लेकिन जब विजन थॉर का हैमर म्योनिर आसानी से उठा लेता है तो बस भाई, इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए लोगों को, है ना। अब पता चलता है कि अल्ट्रॉन पिएत्रो और वांडा की वजह से नताशा को सुकोविया ले गया है, इसीलिए पूरी टीम वहां जाने को तैयार थी। उधर अल्ट्रॉन के पास अभी भी बहुत सारा लेफ्ट ओवर वाइब्रेनियम बचा हुआ था। उस बंदे से वाइब्रेनियम परचेज किया था, वो तो उसके पास था ही, जिससे उसने अपने लिए एक नई बॉडी बनानी चाहिए थी। याद है ना, वो वाइब्रेनियम उसके पास बचा है।
साथ ही एक बहुत बड़ी मशीन भी उसके पास तैयार है और इस मशीन का मकसद एक ही है कि वो सुकोविया शहर को ज़मीन से उड़ाकर आसमान में ले जाएगा और फिर उसे मीटियोर की तरह धरती पर गिरा देगा ताकि पूरी इंसानियत ख़त्म हो जाए, बिल्कुल डायनासोर के एक्सटेंशन जैसा कुछ। तो ये प्लान है भाई उसका। अवेंजर्स पहुंचते हैं और लड़ाई वहाँ पर शुरू हो जाती है। आर्मी को भी छोड़ देता है ताकि अवेंजर्स बिजी रहे उनसे फाइट में। विजन अल्ट्रॉन को पकड़कर उसे इंटरनेट से पूरे तरीके से डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि वो अब कहीं पर भी भाग ना सके। जैसे ही शहर ऊंचाई पर जाता है खतरा बढ़ता जाता है, लेकिन अब मशीन को रोका भी नहीं जा सकता था क्योंकि उससे छेड़छाड़ करने पर शहर सीधे नीचे गिर सकता था। इसीलिए निक फ्यूरी का विशाल हेलिकैरियर, और इसी बीच जो निक फ्यूरी है वो एक विशाल हेलिकैरियर लेकर वहां पहुंच जाता है और सब मिलकर शहर के बचे हुए लोगों को उसमें ले जाना शुरू करते हैं। यानी जब वो बचे हुए लोग जो है ना यार, उनको बचाना तो है तो ऐसे बचाएंगे। साथ ही वॉर मशीन रोडी भी वहां पर पहुंच जाता है और मदद करने लगता है। लड़ाई अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। आयरन मैन, थॉर और विजन मिलकर अल्ट्रॉन को पूरी तरह कमजोर कर देते हैं। तभी सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है। अल्ट्रॉन आखिरकार वॉर में हॉकाई पर एक बच्चे को, तो अल्ट्रॉन गोलियां सब पे चला रहा था। इसी बीच हॉकाई एक बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, पर इसी बीच पिएत्रो बीच में आकर गोलियां खुद पे ले लेता है और पिएत्रो बच्चे को और हॉकाई को बचा लेता है। देखो पिएत्रो वहीं दम तोड़ देता है और वांडा अपने भाई को मरता हुआ देखकर टूट जाती है। ये एज ऑफ अल्ट्रॉन का सबसे दर्द भरा मोमेंट था दोस्तों। एक भाई जिसने पूरी मूवी में सिर्फ अपनी बहन और अपने माँ बाप की रिवेंज के बारे में सोचा, आखिर में वो एक अजनबी बच्चे को बचाते हुए मर गया। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वांडा पूरी ताकत से अल्ट्रॉन के आखिरी रोबोट तक को तबाह कर देती है। पूरा शहर खाली हो चुका था और अल्ट्रॉन के लगभग सारे रोबोट खत्म हो चुके थे। सभी हीरोज हेलिकैरियर में चले जाते हैं। तभी एक आखिरी रोबोट मशीन का बटन दबा ही देता है जिससे शहर नीचे गिरने लगता है। आयरन मैन और थॉर मिलकर अपनी पूरी पावर से उस मशीन को तबाह कर देते हैं जिससे वो आसमान में ही फट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है बिना किसी की जान लिए। आखिरी बचा हुआ रोबोट जिसमें अल्ट्रॉन का आखिरी हिस्सा मौजूद था भागने की कोशिश करता है, लेकिन विजन उसे रोक कर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इस तरह अल्ट्रॉन का अंत होता है। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी और लड़ाई खत्म होने के बाद जो हल्क था देखो, वो धरती पर वापस नहीं लौटना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि वो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए वो एक क्विन जेट से अकेले उड़कर वहां से निकल जाता है। थॉर भी इन्फिनिटी स्टोन की तलाश में और उनकी जानकारी को एकत्रित करने में यूनिवर्स की यात्रा पे करने में लगा हुआ है। कुछ समय बाद अवेंजर्स न्यूयॉर्क में एक नया बेस बनाते हैं जहां कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो मिलकर एक न्यू अवेंजर्स टीम, वांडा, विजन, सैम विल्सन और वॉर मशीन, ये सब बंदे उसमें थे, उनको ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। टोनी और थॉर कुछ समय के लिए टीम से दूर हो जाते हैं। और दोस्तों मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन भी है जहाँ पर हमें थैनोस दिखाया जाता है और अब वो इन्फिनिटी गॉटलैंड पहन लेता है और कहता है कि फाइन, आई विल डू इट माई सेल्फ। यानी अब वो दूसरों को भेजने वाला नहीं है जी इन्फिनिटी स्टोन को इकट्ठा करने के लिए, अब वो खुद आ रहा है मैदान में। बवाल मचना शुरू हो जाता है और यहीं से शुरुआत होती है वो कहानी जो आगे चलकर इन्फिनिटी वॉर तक जाएगी, एंड गेम तक जाएगी और इस पूरे इन्फिनिटी सागा को क्लोज करेगी। तो दोस्तों ये थी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, है ना। खैर फेज 2 और उसके साथ फिर फेज 2 क्लोज हो जाएगा। सो कहानी की शुरुआत होती है थे, मतलब कीड़े मकोड़े और एटॉमिक दोनों के एक्सपर्ट थे। वो पहले शील्ड के लिए काम करते थे। हैंक ने एक ऐसा पार्टिकल डिस्कवर किया था जो किसी भी चीज़ के एटम के बीच की डिस्टेंस को ज़्यादा या कम कर सकता था। इन शॉर्ट नॉर्मल भाषा में कहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकता था बिना उसकी असली स्ट्रेंथ को कम किए। उन्होंने इस पार्टिकल को नाम दिया था पिम पार्टिकल। इन्हीं पार्टिकल का यूज़ करके हैंक ने एक ऐसा सूट बनाया जिसे पहनकर कोई भी इंसान एक चींटी जितना छोटा बन सकता था, लेकिन उसकी ताकत बिल्कुल वैसी ही रहती। इसके साथ ही हैंक पिम ने एक हेलमेट भी बनाया जिसे चींटियों को कंट्रोल किया जा सकता था, मतलब हाँ चींटियों के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता था, उन्हें कंट्रोल भी किया जा सकता था। हैंक की वाइफ जेनेट वेन डेन भी शील्ड की एक एजेंट थी और उसके लिए एक फीमेल वर्जन वाला सूट भी इन्होंने तैयार किया था जिसका नाम वॉस्प था। और मतलब दोनों हस्बैंड और वाइफ मिलकर डेंजरस मिशन कंप्लीट करते थे।
तो 1987 में पता है क्या हुआ फिर एक बार कि सोवियत रशिया गया, हैंक को इस मिसाइल को डीएक्टिवेट करने के लिए भेजा गया, लेकिन मिसाइल टाइटेनियम का बना हुआ था, उसे तोड़ पाना नामुमकिन। पाने की कीमत बहुत बड़ी थी क्योंकि जेनेट हमेशा के लिए क्वांटम रेलम में फंस गई, क्योंकि उस वक्त में जो वो सूट था उसमें वापस आने की टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं थी। हैंक और जेनेट की एक बेटी थी होप, जिसे बताया गया कि उसकी माँ एक प्लेन क्रैश में मारी गई। हैंक ने अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया ताकि वो अकेले क्वांटम थ्योरी पर रिसर्च कर सके, लेकिन जो होप थी उसको लगा कि उसके जो पिता है वो उससे प्यार नहीं करते और उसकी माता की मौत का सच उससे छुपाया भी जा रहा है, इसीलिए वो अपने फादर से नफरत करती थी। कुछ सालों बाद हैंक ने शील्ड छोड़ दिया जी। वो बिलीव करते थे कि पिम पार्टिकल्स बहुत डेंजरस हैं, जिसका दुनिया गलत इस्तेमाल भी कर सकती है, इसीलिए उन्होंने अपना फॉर्मूला किसी को नहीं दिया, शील्ड को भी नहीं। बाद में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, पिम टेक्नोलॉजीज, और वक्त के साथ होप उस कंपनी की चेयरमैन बनी। कंपनी में एक इंसान था डैरेन क्रॉस, तरह से बेटे जैसा ही था, लेकिन डैरेन को पिम पार्टिकल्स और एंटमैन सूट के बारे में पता चल जाता है और उसने इसको एक्सप्लॉइट करना चाहा, यानी इसका गलत इस्तेमाल करना चाहा। तो हैंक ने उससे में आ गया और होप की मदद से, जो अपने फादर से नफरत करती थी, नाराज थी, उसने हैंक को ही कंपनी से बाहर निकाल दिया और खुद सीईओ बन बैठा। इसके बाद डैरेन ने कई सालों की रिसर्च करके आखिर पिम पार्टिकल की नकल ही तैयार कर दी, मतलब हूबहू पिम पार्टिकल्स क्रिएट कर दिए, जिन्हें उसने नाम दिया क्रॉस पार्टिकल्स, और एंटमैन सूट का अपना एडवांस वर्जन बनाया येलो जैकेट। होप को पता चला कि डैरेन के इरादे सही नहीं है, इसीलिए उसने अपने फादर के पास जाकर उन्हें सब कुछ सच बताया। पर अब पछताए होत क्या, हैंक और होप का जो रिश्ता था वो अभी भी ठीक, लेकिन डैरेन को रोकने के लिए दोनों को एकजुट होना ही पड़ा। डैरेन था वो ये टेक्नोलॉजी बुरे लोगों को यानी अपराधियों को बेचने वाला था। वो उसकी जो डील है उसको किसी भी तरीके से तुड़वाएंगे और कंपनी को बर्बाद कर देंगे, और ये काम सिर्फ एंटमैन सूट से ही हो सकता था। लेकिन हैंक अब खुद सूट नहीं पहन सकते थे, उनकी उम्र हो गई थी ना चचा की, अब क्या करें। होप सूट पहनना चाहती थी, लेकिन ऑब्वियसली हैंक को डर था कि वो भी अपनी माँ की तरह क्वांटम रेल में ना फंस जाए। पर होप को ऐसा लगा कि वो अपनी बेटी पे विश्वास नहीं करते, इसलिए वो उन्हें सूट नहीं देना चाहते, बट उसे सच्चाई तो पता नहीं थी, अब क्या करें। यहीं से तो रिश्ते कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं। अब इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हैंक को एक स्किल्ड थीफ चाहिए था जो आसानी से सूट चुरा सके। तभी उन्हें पता चलता है कि स्कॉट लैंग नाम का एक बंदा है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो अपनी स्किल्स से ऑनलाइन चोरी करता था, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए नहीं करता था। वो बड़े क्रिमिनल्स को लूट कर वो पैसे उन लोगों को लौटा देता था जिनके वो असल में होते थे, मतलब जिनसे वो चुराए गए होते थे। देखो जो स्कॉट था वो शादीशुदा था और उसकी बेटी यानी कैसी के पैदा होने के बाद उसने अपनी बीवी से प्रॉमिस किया था कि वो चोरी नहीं करेगा। उसके बाद उसने एक कंपनी में नौकरी शुरू की, लेकिन जब उसने देखा कि कंपनी वाले अपने कस्टमर को लूट रहे हैं तो उसने उनके हेडक्वार्टर में घुसकर सब कस्टमर का पैसा वापस लौटा दिया। इस हरकत की वजह से उसे बड़ी जेल हो गई और इसके चलते उसकी बेबी ने भी उसे तलाक दे दिया। 2012 में स्कॉट को 3 लुइस नाम के एक आदमी से हुई। स्कॉट जब जेल से बाहर आया तो उसके पास ना नौकरी थी ना, इसने उसे अपने घर में रख लिया। स्कॉट का अपनी बीवी से डिवोर्स तो हो चुका था, लेकिन वो अपनी बेटी कैसी से बहुत प्यार करता था और कैसी भी अपने बंदे में पोटेंशियल तो है, उसकी मजबूरियां भी है। उन्हें लगा कि अपने मिशन के लिए स्कॉट बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, तो हैंक ने चालाकी से स्कॉट के दोस्त लुइस तक ये खबर पहुंचा दी कि उनके घर में एक तिजोरी है जिसमें बहुत सारा पैसा है। देखो असल में वो खुद चाहते थे कि वो उनके घर आकर चोरी करे ताकि उसे टेस्ट किया जा सके। स्कॉट पहले मना कर देता है, लेकिन जब कोई नौकरी नहीं मिलती तो अपनी बेटी के लिए पैसा जमा करने के लिए वो तैयार हो जाता है। स्कॉट अपने दोस्त की मदद से हैंक के घर में घुस जाता है। वहाँ एडवांस सिक्योरिटी थी, लेकिन स्कॉट उसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है और तिजोरी तक पहुंच भी जाता है। तिजोरी खुलती है लेकिन उसमें पैसा नहीं, एंटमैन सूट रखा होता है। स्कॉट निराश होकर भी खाली हाथ जाने के बजाय वो सूट चुरा लेता है। घर पहुंचकर जब स्कॉट सूट पहनकर बटन दबाता है तो अचानक बहुत छोटा वो बन जाता है। सूट
मैं उसका कंट्रोल ना होने की वजह से वो बहुत ठोकरे खाता है, लेकिन किसी तरीके से वो घर से बाहर निकल ही जाता है। जब दोबारा बटन दबाता है तो वो वापस नॉर्मल साइज में आ जाता है। हैंक ये देखकर खुश होते हैं और स्कॉट के मतलब जो उससे वो टेस्ट ले रहे थे उसमें वो पास हो जाता है। लेकिन होप इससे खुश नहीं थी क्योंकि वो खुद मिशन करना चाहती थी। स्कॉट को देखो स्कॉट को इन सब चीज़ों की खबर नहीं थी और सूट पहनकर भी वो बहुत डर चुका था, इसलिए वो वापस हैंक के घर जाकर उस सूट को तिजोरी में जैसा का तैसा रख देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है पुलिस उसे पकड़ लेती है और असल में होप ने ही उन पुलिस वालों को भिजवाया होता है। अब स्कॉट जो था वो जेल में चला जाता है। हैंक जेल में स्कॉट से मिलने जाते हैं और बताते हैं कि सूट उन्होंने ही दिया था जी। उसे एक ऑफर देते हैं कि अगर स्कॉट उनका काम कर दे तो वो उसे जेल से निकाल देंगे और बहुत सारा पैसा भी देंगे। तो यहाँ पर अब स्कॉट के पास कोई चारा नहीं था तो वो मान जाता है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर वो कुछ चींटियों को भेज देते हैं जिनके पास वो एंटमैन सूट होता है। अब ऑब्वियसली उस सूट को पहनकर स्कॉट जेल से फरार हो जाता है। जब हैंक और होप स्कॉट को ट्रेन करना शुरू करते हैं, हैंक उसे एंटमैन सूट का इस्तेमाल सिखाता है और होप जो मिलिट्री मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी उसे फाइटिंग स्किल भी सिखाती है। अब ट्रेनिंग के दौरान जो हैंक है वो होप को उसकी मदर की सच्चाई बता देता है कि उनके साथ क्या हुआ था, क्या घटित हुआ था। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद स्कॉट हर तरह से दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए चींटियों की फौज देते हैं। दूसरी तरफ डैरेन अपने क्रॉस पार्टिकल से क्रिमिनल्स को सक्सेसफुली छोटा करने में कामयाब हो जाता है। मतलब अब उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो पूरी हो चुकी है और वो उसे बेचने के लिए तैयार है। भाई स्कॉट के मिशन से पहले एक और काम बचा था। देखो हैंक ने बहुत साल पहले एक सिग्नल डिकॉय डिवाइस बनाया था जो उन्हें इस मिशन के लिए चाहिए था, लेकिन वो डिवाइस न्यूयॉर्क में अवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में रखा हुआ था। स्कॉट जब वहां पहुंचता है तो उसे सैम विल्सन एके फैल्कन रोक लेता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। स्कॉट उसे जीत कर डिवाइस चुरा लेता है। अब पूरा प्लान तैयार था, लेकिन डैरन को पता चलता है कि हैंक ने स्कॉट को हायर किया है। वो हैंक की वजह से रुक जाता है और उसके बाद कंपनी की सिक्योरिटी और बढ़ा देता है। स्कॉट अपने 3 दोस्तों को भी प्लान में शामिल कर लेता है। डैरन अपनी कंपनी में एक फंक्शन रखता है जहां वो अपने येलो जैकेट सूट बेचने वाला था और उसी दिन होप भी वहां इनवाइट होती है। स्कॉट अपनी एंट आर्मी के साथ पानी के रास्ते कंपनी में घुस आता है और उसके दोस्त सिस्टम हैक करके उसकी मदद करते हैं। स्कॉट पूरी कंपनी में बॉम्ब लगा देता है। डैरन जब अपना येलो जैकेट सूट एक बायर हाइड्रा को बेचने की कोशिश करता है तब भी स्कॉट सूट चुरा लेता है और होप को पकड़ लेता है। डैरन को पहले ही पता था कि स्कॉट जरूर आएगा, इसीलिए उसने अपनी डील के साथ एंटमैन सूट भी बेचने को तैयार रखा हुआ था भाई। और अब वो होप को मारने ही वाला था। अब एंटमैन सूट वो कैसे बेचेगा, उसके पास तो नहीं है। नहीं भाई, वो यहाँ स्कॉट को पकड़ लेगा, उससे एंटमैन सूट ले लेगा और बेच देगा, सिंपल। होप अपनी फाइटिंग स्किल्स से चैम्बर से बाहर निकल जाती है और भाग जाता है और स्कॉट उसके पीछे जाता है। उधर लुइस अलार्म बजाकर सब लोगों को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद बॉम्ब फट जाता है और डैरन की पूरी कंपनी तबाह हो जाती है। डैरन अपनी कंपनी को बर्बाद देखकर गुस्से में स्कॉट से लड़ना शुरू कर देता है। लड़ते लड़ते और एक घर में घुस आते हैं जहां कैसी सो रही थी। जी हाँ, स्कॉट की अपनी सगी बेटी। डैरन स्कॉट को एक टॉय मशीन में फंसा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पैक्सटन, एक पुलिस वाला जो कि वैसे स्कॉट की एक्स है, वहां आ जाता है। वो पैक्सटन, ठीक है, मैंने बता दिया पैक्सटन कौन है, मैं फिर से नहीं बताने वाला अब। तो वो जो पैक्सटन है वो वहाँ आ जाता है और डैरन को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन डैरन पैक्सटन की वाइफ और कैसी को पकड़ लेता। उसे पता था कि स्कॉट अपनी बेटी को बचाने ज़रूर आएगा। पैक्सटन को खबर मिलती है, वो स्कॉट को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। स्कॉट छोटा होकर डैरन से लड़ना शुरू करता है। डैरन का येलो जैकेट सूट टाइटेनियम का बना हुआ था, इसीलिए स्कॉट उसे तोड़ नहीं पाता। जब डैरन कैसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब स्कॉट अपने सूट के रेगुलेटर को तोड़कर खुद एटॉमिक लेवल तक छोटा हो जाता है और डैरन के सूट के अंदर घुसकर उसके सूट इतना छोटा हो जाता है कि वो ब्लास्ट ही हो जाता है और बंदा वहां पर खत्म। देखो, जो स्कॉट था उसने सूट का रेगुलेटर बंद कर दिया था, इसीलिए वो भी होप की माँ की तरह क्वांटम रेल में चला गया था और वो वहाँ वापस
और अब वो वापस बड़ा नहीं हो पा रहा था, यानी वापस वो, और क्वांटम रैलम में इंसानी दिमाग काम नहीं करता, इसीलिए उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। लेकिन तभी कैसी उसे लगातार पुकारती रहती है और उसकी आवाज़ स्कॉट तक पहुंचती है, जिससे वो जो होश में आ जाता है वो अपने सूट के रेगुलेटर में ब्लू पार्टिकल लगा देता है और बटन दबाते ही बहुत बड़ा हो जाता है। वापस से वो क्वांटम रैल से बाहर आ जाता है। स्कॉट की बहादुरी देखकर पैक्सटन बहुत खुश होता है और उसे उसके खिलाफ जो भी पुलिस केस था वो ख़त्म कर देता है। इधर हैंक बहुत हैरान थे कि क्वांटम रैलम जाने के बाद भी स्कॉट सही सलामत वापस आ गया। स्कॉट को सिर्फ इतना याद था कि उसने अपना रेगुलेटर बंद करके क्वांटम रैल में जाने का डिसीजन लिया था, लेकिन अंदर क्या हुआ ये उसे बिल्कुल याद नहीं था। इसीलिए इस घटना की वजह से हैंक को यकीन हो जाता है कि उनकी वाइफ जेनेट जिंदा हो सकती है क्वांटम रैलम में और उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए वो फिर से क्वांटम रैलम की रिसर्च शुरू कर देते हैं। कुछ महीने बाद स्कॉट का दोस्त लुइस उसे बताता है कि सैम विल्सन एक फैल्कन खुद स्कॉट को ढूंढ रहा है क्योंकि उसे किसी मिशन के लिए एंट मैन की ज़रूरत है, और स्कॉट फ़ौरन तैयार हो जाता है। मूवी के एक मिड क्रेडिट सीन में हमें हैंक अपनी बेटी होप को एक नया वेस्प सूट दिखाई देते हैं जो हैंक और जैनेट के साथ मिलकर बनाया गया था। जैनेट के लिए बनाया गया था बेसिकली वो, लेकिन अब हैंक उस सूट को अपनी बेटी पुत्री को दे देते हैं। और हमें कैप्टन अमेरिका और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जी बिल्कुल। वहाँ पर हमें कैप्टन अमेरिका और फैल्कन दिखाए जाते हैं जो किसी से छुपते हुए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और उन्हें मदद चाहिए। तब सैम बोलता है कि वो एक बंदे को जानता है जो उनके काम आ सकता है। यहाँ स्कॉट लैंग का हिंट दिया जाता है और दोस्तों मूवी ख़त्म हो जाती है। और साथ ही में हमें पता लगता है कि ऑब्वियसली अब हमें एंट मैन फिर रिटर्न करता हुआ नजर आएगा सिविल वॉर में, कप्तान अमेरिका की सिविल वॉर में। खैर तब आज जी बात ऐसी है कि हो गई मूवी रिकॉर्ड, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई फेज़ 2 कवर हो चुका है, सिविल वॉर से फेज़ 3 स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो फेज़ 3 की शुरुआत में मज़ा आएगा, तो मिलते हैं फेज़ 3 के साथ। नाउ बाय।